हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, डिस्कस करने वाले हैं अपने गेट का क्रैश कोर्स का। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। गेट क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा था। गेट क्रैश कोर्स में अपने न्यूक्लियर फिजिक्स हमने डिस्कस कर रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था और न्यूक्लियर फिजिक्स का हमने अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। न्यूक्लियर फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर अपने डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स लेक्चर सेकेंड, ठीक है। लेक्चर सेकेंड, और जो लेक्चर सेकेंड है इसमें अपने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस मॉडल। अपने डिफरेंट टाइप के हमारे पास में मॉडल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है न्यूक्लियर शेल मॉडल। इसको अपने डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियर शेल मॉडल है क्या और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, वो देखने की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ना एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर शेल मॉडल कैसे आया, लोगों ने इसको कैसे देखा, ठीक है, और क्या ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जिनके बेसिस पे न्यूक्लियर शेल मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ी, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया, किसने दिया, वो चीज़ें ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि न्यूक्लियर शेल मॉडल है क्या, इससे रिलेटेड कौन से फॉर्मूले हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 3-4 लेक्चर का टॉपिक है न्यूक्लियर शेल मॉडल। 2-3 लेक्चर में आराम से 2-3 लेक्चर आराम से लग जाते हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल को कवर करने में। लेकिन यहाँ पे अपने बहुत कम टाइम में इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, व्हाट इज न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल में क्या है, जो न्यूक्लियस है, हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो शेल की फॉर्म में होगा, शेल के अंदर होगा। जैसे हमारे पास में एटॉमिक शेल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सिमिलर टू एटॉमिक शेल। जैसे एटम में होता है हमारे पास में एटॉमिक शेल होते हैं, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग शेल में होता है, जिसको अपने कह देते हैं KLM M। और हर एक KLM के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास में डिफरेंट टाइप के सब शेल होते हैं, SPDF, ठीक है। के भी SPDF, ये सब शेल होते हैं, SPDF GHI, ये हमारे पास में सब शेल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस सब शेल में होता है। अब ये कैसे हमें प्रेडिक्ट हुआ एटॉमिक शेल में, ये सारी चीज़ें हमें प्रेडिक्ट हुई ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इंटरेक्शन के बेसिस पे। फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम हमने डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ये हमें शेल देखने को मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। L.S इंटरेक्शन के बेसिस पे हमें ये डिफरेंट से टाइप के शेल देखने को मिलते हैं। L=0 के कोरस्पॉन्डिंग S होगा, L=1 के कोरस्पॉन्डिंग P होगा, ठीक है। और S=½ से ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो J की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यू बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में डिफरेंट टाइप के शेल होंगे एटॉमिक मॉडल में। सिमिलर वे में न्यूक्लियस के अंदर भी अब काफ़ी रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिले, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखने को मिले जिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूक्लियस को भी शेल मॉडल, न्यूक्लियस को भी अपने शेल में डिवाइड करना पड़ा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको भी हमें शेल में डिवाइड करना पड़ा, जैसे एटॉमिक शेल होते हैं। और जब ऐसा किया हमने, जब इसका शेल में उनको डिवाइड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, तो फाइनल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था, ठीक है। अब ऐसा देखो, शेल मॉडल का कॉन्सेप्ट आया क्यों। शेल मॉडल का कॉन्सेप्ट जो सबसे मेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जिसके बेसिस पे शेल मॉडल का कॉन्सेप्ट आया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये थी कि जिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, इनकी संख्या 2 हो, 8 हो, ठीक है, 18 हो, 2 8 18, ठीक है, 2 8 20, मैजिक नंबर जो है मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 8, हाँ 18 नहीं होगा, 20 होगा, 20 28 50, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जिन भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इनमें से कुछ है, इनको मैजिक नंबर कह देते हैं। तो वो जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं। उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है नेबरिंग न्यूक्लियाई कंपैरिजन में, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका क्वाड्रपोल मोमेंट अलग है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, एक्सपेरिमेंटली जब इसको कैलकुलेट किया गया।
तो इसके पीछे क्या रीज़न था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जब तक न्यूक्लियर शेल मॉडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे भाई इस टाइप के न्यूक्लियस में ही ऐसा क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, तब वहां से कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर शेल मॉडल का। और भी बहुत सारे रीजन हैं, सभी रीजन की जरूरत नहीं है हमें कि न्यूक्लियर शेल मॉडल जो कॉन्सेप्ट है वो और क्या क्या देखा गया और कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे जिसके बेसिस पे न्यूक्लियर शेल मॉडल को देखा गया था। बहुत सारे रीजन हैं, बट यहाँ पे अपने को सिर्फ मैंने एक रीजन बता दिया तुम्हें क्यों देखा गया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है वो है क्या एक्चुअल में, उसको कैसे शेल में डिवाइड करेंगे, किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया वो देखते हैं यहाँ पे। तो मेयर एंड हेक्सल ने सजेस्ट किया कि जो हमारे पास में न्यूक्लियर शेल मॉडल है इसमें L.S एक टाइप की इंटरेक्शन होगी जिसको नॉन सेंट्रल पोटेंशियल भी कह देते हैं। दो साइंटिस्ट थे मेयर एंड हेक्सल, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर L.S इंटरेक्शन होगी जिसको नॉन सेंट्रल पोटेंशियल अपने कह देते हैं। देयर शुड बी नॉन सेंट्रल कंपोनेंट इन पोटेंशियल, और वो जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल किस वजह से, पोटेंशियल इंटरेक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल है। ठीक है, उस पोटेंशियल में एक नॉन सेंट्रल कंपोनेंट भी है। दिस नॉन सेंट्रल कंपोनेंट इज प्रेडिक्टेड बाय द मेयर एंड हेक्सल। वो जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है वो हमारे पास में क्या है, उसको ओमेगा से लिख देते हैं, वो है -FR L.S। दिस इज नॉन सेंट्रल कंपोनेंट। इसकी वजह से ही जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो शेल की फॉर्म में होता है। तो एक L.S इंटरेक्शन है। L इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम एंड S इज रिलेटेड टू इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इस टाइप की एक इंटरेक्शन है हमारे पास में। तो इसके बेसिस पे ही जो न्यूक्लियस है उसके जो शेल डिफरेंट टाइप के हमें शेल देखने को मिलते हैं। जो FR है वो R डिपेंडेंट क्वांटिटी है, माइनस साइन है, L.S है। तो जो टोटल हैमिल्टोनियन है न्यूक्लियस का हमारे पास में उसमें H0 प्लस H प्राइम है, और जो H प्राइम है उसको अपने ये कह सकते हैं माइनस। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करके अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। H प्राइम हमारे पास में एक पर्टर्बेशन टर्म हो जाएगी, इसको अपने पर्टर्बेशन टर्म कंसीडर कर लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल एंड डिफरेंट एनर्जी ऑफ द लेवल। अलग अलग लेवल की अपने एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो H प्राइम है, जो H प्राइम है वो सिर्फ कम्यूट करेगा H प्राइम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूट विद N L J एंड MJ। सिर्फ इसी से ही H प्राइम कम्यूट करेगा। कम्यूट करने का मतलब है जो इस इंटरेक्शन की वजह से जो पार्टिकल की जो स्टेट्स होगी उसको N L J MJ की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे L और S आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। देर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S। इफ देर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S तो हमारे पास में जो पार्टिकल की जो स्टेट होगी, क्वांटम जो स्टेट होगी उसको J और MJ से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज J का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। क्यों J का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि L और S इंटरेक्ट कर रहे हैं। यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कर दें, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, L.S इंटरेक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जैसे हमने जीमान इफेक्ट में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ा था सिमिलर वे में। तो L.S इंटरेक्शन का इफेक्ट यदि खत्म होगा तो वहां पे फिर हमारे पास में जो स्टेट होगी, क्वांटम स्टेट होगी सिस्टम की, J और MJ नहीं होगी, क्योंकि J और MJ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। फिर जो स्टेट होगी वो होगी N L ML MS। ये हमारे पास में पॉसिबल स्टेट होगी। तो कम्यूट करने का मतलब है H प्राइम कम्यूट विद दिस स्टेट, इसका मतलब ये स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस L.S का एग्जिस्टेंस है, L.S आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इफ H प्राइम डज नॉट कम्यूट विद दिस
नंबर एल डॉट एस डज नॉट कम्यूट विद दिस नंबर। ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन भी है इस टाइप का, PYQ में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, और तुम PYQ करोगे वहां तुम्हें मिल जाएगा। एल डॉट एस का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना है, एल के साथ में, जे के साथ में, एम जे के साथ में, ठीक है। तो वो यदि इंट्रैक्शन है, देर इज सम इंट्रैक्शन, तो एल डॉट एस का इनके साथ में जो इंट्रैक्शन कम्यूटेशन होगा वो 0 होगा। इफ देर इज नो इंट्रैक्शन, ठीक, एल डॉट एस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इनका कम्यूटेशन नॉन जीरो होगा, साइमल्टेनियसली कैन नॉट मेजर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में स्टेट होगी इसकी, ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो एल डॉट एस इंट्रैक्शन की वजह से, परटर्बेशन टर्म की वजह से अपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। इस पोटेंशियल की वजह से जो लेवल्स होंगे, शेल के लेवल्स होंगे, वो लेवल्स क्या होंगे हमारे पास में, उन लेवल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो एच प्राइम है वो कितना है, माइनस एफ आर एल डॉट एस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू है, और एल डॉट एस को क्या लिख सकते हैं, जे हमारे पास में एल प्लस एस, तो जे स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस, तो एल डॉट एस क्या होगा, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, तो ये एल डॉट एस आ जाएगा, माइनस एफ आर जे स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे, और जे की हमारे पास में अलग अलग वैल्यू हो सकती है फॉर डिफरेंट एस एंड डिफरेंट एल, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जे क्या होगा हमारे पास में, एल माइनस हाफ टू एल प्लस हाफ। इसके बेसिस पे हमारे पास में डिफरेंट टाइप के लेवल है वो निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे केस फर्स्ट जो होगा हमारे पास में, वो होगा यदि हमारे पास में एल 0 है, यदि एल 0 है, एस हाफ है हमारे पास में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन है वो हाफ है, तो जे की वैल्यू हाफ होगी, एल 0 एस हाफ, जे की वैल्यू हाफ, तो एल डॉट एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो लेवल है एल इक्वल टू 0 लेवल है, या एस लेवल है, एल इक्वल टू 0 को एस लेवल भी कह देते हैं। एस लेवल, जो एस लेवल है वो फर्दर लेवल में डिवाइड नहीं होगा, एक सिंगल लेवल ही हमें देखने को मिलेगा। फाइन स्ट्रक्चर की तरह ही समझ सकते हो, जैसे हाइड्रोजन एटम में फाइन स्ट्रक्चर है, वैसे यहाँ पे एल डॉट एस इंट्रैक्शन है लेवल्स में। तो एल डॉट एस इंट्रैक्शन की वजह से जो लेवल है वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं शेल मॉडल में, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अपने फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस हमारे पास में, यदि जे की वैल्यू, जे की दो वैल्यू हो सकती है, जे की एक हो सकती है एल माइनस हाफ, एक हो सकती है जे की जो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है एल प्लस हाफ। तो पहले देखते हैं जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए, एल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू एल नॉट इक्वल टू 0 के लिए, जे की वैल्यू एल माइनस हाफ भी हो सकती है, और जे की वैल्यू एल प्लस हाफ भी हो सकती है। फर्स्ट देखते हैं इसमें, जे की वैल्यू यदि एल प्लस हाफ है हमारे पास में, तो ये एल डॉट एस इंट्रैक्शन टर्म क्या आएगी, ये कैलकुलेट कर लोगे। जे की वैल्यू एल प्लस हाफ पुट करोगे, एस की वैल्यू हाफ पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में जो एल डॉट एस का एवरेज आएगा, ये याद रखना है तुम्हें फॉर्मूला, एल एच कट स्क्वायर बाय 2, दिस इज द एवरेज ऑफ एल डॉट एस फॉर जे इक्वल टू एल प्लस हाफ। सेकेंड केस हमारे पास में होगा फॉर जे इक्वल टू एल माइनस हाफ, एल माइनस हाफ के लिए हमारे पास में जो एल डॉट एस टर्म आएगी, दैट विल कम आउट टू बी माइनस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाय 2। तो ये दोनों टर्म, ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। फॉर एल नॉट इक्वल टू 0 देर आर टू टाइप ऑफ एल डॉट एस इंट्रैक्शन, एक जे एल प्लस हाफ, जे एल माइनस हाफ। अब यहाँ पे अपने टोटल परटर्बेशन एनर्जी की बात करें, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू परटर्बेशन टर्म एच प्राइम, तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस एफ आर एल डॉट एस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में एक तो 0 हो जाएगी और एल इक्वल टू 0, और एच प्राइम की वैल्यू हमारे पास में माइनस एफ आर एल एच कट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी फॉर जे इक्वल टू एल प्लस हाफ, और एच प्राइम की जो वैल्यू है माइनस एफ आर माइनस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी फॉर जे इक्वल टू एल माइनस हाफ।
तो डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे। L इक्वल टू 0 के लिए तो कोई भी डिवीजन नहीं होगा लेवल में, ठीक है। L इक्वल टू नॉन जीरो के लिए हमें दो टर्म मिलेगी। एक टर्म होगी L एच कट स्क्वायर बाय 2 माइनस एफ आर, एक होगी L प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाय 2 इंटू एफ आर। तो ये जो टर्म है ये जे एल माइनस हाफ, ये टर्म पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक नेगेटिव एक नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव आएगी क्योंकि एक ही नेगेटिव है। तो ये जो L माइनस हाफ लेवल है वो L प्लस हाफ लेवल से ऊपर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो नीचे जो लेवल होगा वो J, तो ये J लेवल है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, तो नीचे वाला JL प्लस हाफ होगा और ऊपर वाला JL माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो इस L डॉट S इंटरेक्शन की वजह से जो इनिशियल लेवल्स थे, अब वो लेवल कहाँ से आए थे जो डिवाइड हो रहे हैं, वो लेवल आए थे एक पोटेंशियल की वजह से। हमने एक पोटेंशियल H नोट टर्म कंसिडर किया ना यहाँ पे, तो H नोट के अंदर एक पोटेंशियल टर्म है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल टर्म है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये एक पोटेंशियल हमने यहाँ पे इनिशियली कंसिडर किया है, ठीक है। वो पोटेंशियल हमारे पास में हार्मोनिक टाइप का पोटेंशियल है, हार्मोनिक पोटेंशियल, हार्मोनिक पोटेंशियल है, ठीक है। हार्मोनिक पोटेंशियल कंसिडर किया गया और इसके बेसिस पे अलग अलग लेवल्स ड्रॉ किए गए, लेकिन वो जो लेवल्स है वो जो मैजिक नंबर है इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर L डॉट एस इंट्रैक्शन को ऐड किया गया। इनिशियली क्या कंसिडर किया गया, इनिशियली जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसको हार्मोनिक पोटेंशियल कंसिडर किया गया। बाकी अलग अलग पोटेंशियल ट्राई किए थे बहुत सारे, ठीक है, सिर्फ हार्मोनिक को ही नहीं देखा था, अलग अलग पोटेंशियल ट्राई किए थे। सबसे पहले पोटेंशियल ट्राई किया गया था वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल, ठीक है, कि ट्राई करके देखते हैं कि जो न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल है उसको हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि न्यूक्लियर पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आजकल तो बहुत सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू न्यूक्लियस के पोटेंशियल को ईजिली देखा जा सकता है, लेकिन उस टाइम तक न्यूक्लियस के पोटेंशियल के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल है अलग अलग पोटेंशियल ट्राई किए गए। सबसे पहले हार्मोनिक पोटेंशियल, न्यूक्लियर शेल, सॉरी फाइनाइट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ये सारे कंसिडर किए गए, लेकिन मैजिक नंबर को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर मेयर एंड एक्सेल ने L डॉट एस इंट्रैक्शन टर्म को सजेस्ट किया, भाई ये टर्म भी ऐड करके देख लो, क्या पता रिजल्ट आ जाए। तो इन टर्म को भी ऐड करके देखा गया और रिजल्ट देखने को मिले हमें। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर L डॉट एस इंट्रैक्शन भी है। तो इसके बेसिस पे सभी लेवल्स थे, जो हार्मोनिक पोटेंशियल को जब कंसीडर किया तो हमारे पास में जो इनिशियल लेवल थे वो कुछ इस टाइप के थे। इनिशियल लेवल हमारे पास में कुछ इस टाइप के थे, फिर वो फर्दर डिवाइड हो गए। तो वो बताने की जरूरत नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। इनिशियल लेवल कुछ इस टाइप के थे हमारे पास में, ये 1s लेवल था, ये 1p लेवल था, ये हमारे पास में 1d था, ये 1f था, 1g, spd fg 1h। अब 1d से 2s शुरू कर दो, 2s 2p 2d 2f, और फिर यहाँ पे 1d से शुरू किया तो 2d से 3s शुरू कर दो, 3s 3p। ये लेवल थे हमारे पास में, ये कोइंसाइड कर रहे थे, 2s 1d से कोइंसाइड कर रहा था, 2p 1f से कोइंसाइड कर रहा था, ये तीनों आपस में कोइंसाइड कर रहे थे जब उन्होंने सिर्फ हार्मोनिक पोटेंशियल को कंसिडर किया था। और हार्मोनिक पोटेंशियल, हार्मोनिक मतलब जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला पोटेंशियल है, न्यूक्लियस को हमने कंसिडर किया कि इसके अंदर लेट्स से कंसिडर करते हैं कि हार्मोनिक पोटेंशियल है, तो उसके बेसिस पे जो लेवल ड्रॉ किए गए थे वो ये लेवल थे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 1s 1p 1d 1f 1g 1h। तो d से s शुरू कर दो दोबारा, 2s 2p 2d 2f, 2d से फिर 3s शुरू कर दो, 3s 3p, ठीक है। अब ये लेवल फर्दर डिवाइड हो गए L डॉट एस इंट्रैक्शन की वजह से। अब जो फाइनल लेवल मिलते हैं उनका मैं तुम्हें पैटर्न बता देता हूँ, और उन्हीं में ही न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फीलिंग होगी, वही शेल मॉडल। तो जो फाइनल लेवल मिलते हैं जो तुम्हें अब याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो वो फॉर्मूले याद रखने, ये वाले तुम्हें, ये वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें अब जो लेवल्स है वो याद रखने। अब लेवल्स को याद रखने का एक तरीका है मेरे पास में, वो तरीका तुम्हारा अलग हो सकता है, मेरा डिफरेंट तरीका, जैसे मैंने याद किया था उसी टाइप का मेरा तरीका है।
तो इसमें क्या आएगा, पहले बार 1 1 1 1, ठीक है, 4 टाइम 1 फिर एक 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 टाइम 1 फिर एक 2 आ जाएगा, 4 टाइम 1 2, 2 टाइम 1 2, फिर हमारे पास में 1 टाइम 1 फिर एक 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे होगा हमारे पास में 1 1 2 2, एक सेकेंड, फिर होगा 1 1 2 2, फिर होगा 3 1 3 1 1 2 2, नीचे लिख देता हूँ 2 2, ये होगा हमारा, ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना, इतना ऑर्डर याद रख लो काफ़ी है। 4 बार 1 4 बार 1 1 2, 2 बार 1 1 2, 1 बार 1 1 2, 1 1 2 2, 1 1 2 2, फिर 3, फिर 1 1 2 2, तो एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा, बाकी तुम अपना तरीका ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो पहले क्या आता है हमारे पास में, ये लेवल्स है, इनको ये याद करने का डायरेक्ट तरीका है। अब हमारे पास में पहले क्या आता है, पहले आता है हमारे पास में 1s, ठीक है, पहले है 1, सॉरी, ये जो 1 2 3 है ना, ये n की वैल्यू हमारे पास में। अब देखो पहले क्या आता है हमारे पास में, s लेवल आता है, फिर आता है p, फिर आता है d, फिर आता है f, फिर आता है g, तो ये हमारे पास में 1s हाफ, j की वैल्यू हाफ है इसके लिए, l की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और ये है हमारे पास में s के बाद में क्या आता है, s तो डिवाइड है ही नहीं, s तो सिंगल ही है, p जो लेवल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 है, l इक्वल टू 0, s के लिए l की वैल्यू 0 है, s इज नॉट डिवाइडेड, s डिवाइडेड नहीं है, s सिंगल लेवल है, p में l की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू हाफ है, तो l प्लस 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ, एक p 3/2 होगा, एक p हाफ होगा, लेकिन p 3/2 पहले आएगा, क्यों p 3/2 पहले आएगा, अभी देखा था हमने, JL प्लस हाफ लेवल नीचे होगा, JL माइनस हाफ लेवल ऊपर होगा, अभी देखा था हमने, तो अब आएगा हमारे पास में 1p 3/2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 1p हाफ, ये 3/2 हाफ कैसे आया समझ गए ना, ये j की वैल्यू है, फिर p के बाद में क्या था d, और d में दो होंगे, d में l की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस हाफ 2 माइनस हाफ, 2 प्लस हाफ में 5/2, तो 1d 5/2 और 1d 3/2, लेकिन d आगे तो 2 है, तो इस ये 1 होगा, 1d 3/2, तो ये 2 किसका आ गया, अब 2 आ गया तो मतलब दोबारा इससे शुरू कर दो, यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये s वाला है, दोबारा इसको 2s हाफ लिख दो, ये 1d 3/2, अब 1d के बाद में क्या आएगा f, और f में क्या आएगा, ये 5/2 हो गया, तो f में ये आएगा 1d, जो ये 1d 3/2 आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, तो ये 1f 7/2, अब 2 वाला तो ये आ गया, 2 वाला s आ गया, अब 2 वाला p शुरू कर दो, 2p 3/2, 2p 3/2, और ये 1, तो 1f 5/2, 2 2p हाफ, अब 1 वाला कौन सा रह गया, f हो गया g, 1g 9/2, 1g 7/2, अब 2 वाला कौन सा होगा, 2p वाला कंप्लीट हो गया, तो 2d वाला कर दो, d शुरू हो जाएगा, 2d 5/2, 2d 3/2, 3 वाला 3s हाफ, ठीक है, 3 के बाद में फिर 1 दोबारा आ गया, 1g 11/2, नहीं 1f, g हो गया 1f 11/2, 1f 9/2, ये हो जाएगा इस टाइप से, बाकी आगे भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से ये सभी लेवल होंगे, मैं एक बार चेक कर देता हूँ, पहला है 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, 1d 3/2, 1f 7/2, ठीक है, 2p 3/2, 1f 5/2, ठीक है, 2p हाफ, 1g 9/2, 1g 7/2, ठीक है, क्लियर है, f हो गया था ना, तो ये h आएगा, f SPDF SPDFG, ये H आएगा, ये F नहीं आएगा, ये H आएगा, H SPDFGH, ठीक है, ये H आएगा, तो ये लेवल्स है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कितने कितने फिल होंगे, 2J+1 के अकॉर्डिंग फिल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, SJ हाफ है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, J 3/2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें 2 होंगे,
इसमें 6 होंगे, इसमें 2 होंगे, 3/2 है तो 4 होंगे, 7/2 तो 8 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसमें 4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इसमें 6 होंगे, हाफ है तो 2 होंगे, 9/2 है तो 10 होंगे, 7/2 है तो 8 होंगे, 5/2 है तो 6 होंगे, 3/2 है तो 4 होंगे, इसमें 2 होंगे, 11/2 है तो 12 होंगे, 9/2 है तो 10 होंगे। तो 2 और 4, 2 4 6 2 8, तो 2 बन रहा है एक शेल, 2 और 6 8 बन रहा है, 8 और 6 14 15 16, 16 4 20 वाला एक शेल बन रहा है, 20 और 8 28 वाला एक शेल बन रहा है, 28 4 32 32, 32 और 6 38, तो 40 और 10 50 वाला एक बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो वो नंबर आ रहे हैं ना, 2 8 20 28 50। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में शेल बन रहे हैं। ठीक है, और जिन न्यूक्लियस में ये शेल होंगे 2 8 20 28 50, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट फील्ड शेल है। ठीक है, बस ये है तुम्हारा, बस ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर शेल मॉडल में सबसे पहले तुम्हें पूछा जाएगा स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी, स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करना है। तो स्पिन क्या है, स्पिन का मतलब है यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम से। न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन का मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जे। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होगा स्पिन का मतलब, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, और पैरिटी होगी -1/L। ये पैरिटी होगी। ठीक है, अब अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे कार्बन 6 13 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन है 6। तो नंबर ऑफ ओड, ये हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो ओड संख्या में क्या है, न्यूट्रॉन है। तो स्पिन पैरिटी न्यूट्रॉन ही डिसाइड करेगा, जो ओड संख्या में होंगे वो डिसाइड करेंगे स्पिन पैरिटी क्या, जो इवन संख्या में वो डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा ओड संख्या वाले, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन, हमेशा जो ओड संख्या वाले न्यूक्लियॉन्स होंगे वही डिसाइड करेंगे उसकी स्पिन क्या है, उसकी न्यूक्लियस की पैरिटी क्या है। तो ओड संख्या में न्यूट्रॉन है, तो इसको जब फिल करेंगे, ये लेवल्स यहाँ बना सकता हूँ मैं, ये है 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, ठीक है, 1d 5/2, ये बना सकता हूँ ना यहाँ पे, ये सभी लेवल ऐसे बना सकता हूँ मैं, 1d 5/2, नेक्स्ट 2s हाफ हो जाएगा। तो कितने न्यूट्रॉन फिल करने हैं, न्यूट्रॉन फिल करने हैं 7, तो इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 4, इसमें आएंगे 2 4 6 हो गए, एक इसमें आ जाएगा। और प्रोटॉन फिल करेंगे तो इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, तो ये तो यहाँ कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो अनपेयर्ड कौन सा है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन स्पिन पैरिटी डिसाइड करेगा। स्पिन क्या होगी, बस इसमें आ रहा है तो स्पिन होगी हाफ। तो जे की वैल्यू क्या आ रही है, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन किस में, इसमें 1p हाफ में, तो जे की वैल्यू हाफ है, और पैरिटी कितनी है, -1/L। एल की वैल्यू इसके लिए क्या है, p हाफ है, तो एल की वैल्यू 1 है, तो पैरिटी नेगेटिव होगी। तो हाफ नेगेटिव, इसको ऐसे लिख देते हैं, हाफ नेगेटिव स्पिन पैरिटी, स्पिन की पावर पैरिटी। स्पिन है हाफ, स्पिन है टोटल एंगुलर मोमेंटम, और पैरिटी है -1, -1/L से पैरिटी निकालेंगे, क्योंकि L की वैल्यू P के लिए 1 है। ठीक है, तो वो नेगेटिव रहेगा। तो अब अपने इसमें अलग अलग केस डिस्कस करते हैं, ये तो मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है। अब यदि हमारे पास में दोनों इवन हो, पहला केस है हमारे पास में इवन इवन, इवन इवन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन है। 6 कार्बन 12 हो सकता है, जैसे इसमें न्यूट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, तो इसमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट स्पिन पैरिटी जो होगी हमारे पास में वो होगी 0+, टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, और जो स्पिन होगी, जो पैरिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, स्पिन 0 होगी, पैरिटी पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, इवन इवन के केस में तुम्हें डायरेक्ट यही आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है ओड इवन। ओड इवन, ओड इवन वाला केस हमने डिस्कस कर लिया। ओड इवन में कौन डिसाइड करेगा, ओड संख्या वाला प्रोटॉन या न्यूट्रॉन डिसाइड करेगा कि उसकी स्पिन पैरिटी क्या होगी। जैसे ये रहा एग्जांपल, 13 कार्बन 6
13 कार्बन 6, न्यूट्रॉन ऑड है, प्रोटॉन इवन है, तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? न्यूट्रॉन विल डिसाइड द स्पिन पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इसमें। इवन नेक्स्ट है ओड ऑड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ओड ऑड केस हो हमारे पास में, मतलब इसमें जैसे नाइट्रोजन 7 14, इसमें न्यूट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, तो इसमें तुम्हें क्या देखना है, इसमें नॉर्दर्न रूल यूज करेंगे अपने। यहाँ एक रूल है जिसको कहेंगे नॉर्दर्न रूल। नॉर्दर्न रूल, ये रूल क्या कहता है हमें? ये रूल ये कहता है हमें कि जो स्पिन पैरिटी होगी हमारे पास में ओड ऑड न्यूक्लियस में, वो हमारे पास में डिसाइड करेगा कौन? पहले तो इन दोनों को फिल करो, दोनों को फिल करोगे तो एक जेपी आएगा और जेएन आएगा, एलपी आएगा और एलएन आएगा, तो ये टर्म आएगी। इन सभी को ऐड कर दो, जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन। यदि ये संख्या ओड आ रही है, इन सभी को ऐड करने के बाद में यदि ये संख्या ओड आ रही है, तो हमारे पास में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा जेपी माइनस जेएन टू जेपी प्लस जेएन, यदि ये संख्या ओड है। और यदि ये ही संख्या जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन हमारे पास में इवन है, तो हमारे पास में जो टोटल जे होगा वो होगा जेपी माइनस जेएन, ये हमारे पास में केस होगा। ठीक है, और जो पैरिटी है, टोटल एल है एलपी प्लस एलएन, तो पैरिटी होगी -1 टू द पावर एलपी प्लस एलएन, ये पैरिटी होगी। तो ये नॉर्दर्न रूल है, इसका तुम्हें यूज करना है। जैसे ये एग्जांपल है, प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लेवल्स है हमारे पास में 1s ½ 1p3/2 1p½ 1d5/2, तो साथ साथ फिल करने, तो 7 न्यूट्रॉन, 2 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, सॉरी 7 फिल करने हैं ना, 1 इसमें आ गया। प्रोटॉन की बात करें, 2 इसमें प्रोटॉन, 4 इसमें प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन इसमें, तो दोनों अनपेड है। तो एलपी की वैल्यू, जेपी की वैल्यू भी ½ है और जेएन की वैल्यू भी ½ है, और हमारे पास में एलपी की वैल्यू 1 है, एलएन की वैल्यू भी 1 है। सभी का सम करो, जेपी प्लस जेएन ½ 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, ओड है। ओड है तो जे की वैल्यू क्या होगी? जेपी माइनस जेएन टू जेपी प्लस जेएन, जेपी माइनस जेएन टू जेपी प्लस जेएन क्या होगा? 0 to 1, 1 ½ माइनस ½ टू ½ प्लस ½ जे होगा 0 1, ठीक है, ½ माइनस ½ टू ½ प्लस ½ 0 और 1 1 1 के ऑर्डर में, और पैरिटी होगी -1 टू द पावर 1 प्लस 1, क्योंकि 1 ये दोनों 1 1 है तो पैरिटी पॉजिटिव होगी। तो इस टाइप से इसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है शेल मॉडल की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में। इसके 4 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में। टू कैलकुलेट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, ये 4 फॉर्मूले याद रख लेना, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारे पास में म्यू जे, ये टेबल बना देता हूँ, म्यू जे बाय म्यू एन बोर मैग्नेटॉन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, और जे एल प्लस ½ यदि है हमारे पास में तो जे प्लस 2.3 होगा और ये होगा -1.9, और यदि जे की वैल्यू एल -½ है तो ये होगा हमारे पास में जे माइनस 2.3 जे अपॉन जे प्लस 1 और 1.9 जे अपॉन जे प्लस 1। तो ये हमारे पास में न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जैसे हमारे पास में एग्जांपल था 6 कार्बन 13,
इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 7, ठीक है, और प्रोटॉन है हमारे पास में 6, ठीक है। तो न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट को डिसाइड करेगा। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? दैट इज डिसाइडेड बाय द न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? n=7 जो है वो किस में है? देखो ये है हमारे पास में 1p½ में, और जो 1p½ है वो l-½ वाला केस है। j= ये है 1p½ जो 1p½ है इसमें l 1 है और s की वैल्यू ½ है, तो ये, और j की वैल्यू क्या आ रही है? ½ j ½ कब आएगा? जब l-s करेंगे, l-½ करेंगे, तो l-½ वाला केस है। और ये क्या है? न्यूट्रॉन है, l-½ वाला केस, और क्या है? न्यूट्रॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.9 × j/j+1, j की वैल्यू पुट कर दो, ½ × ½ + 1, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए, इंटू μn से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बोर मैग्नेटॉन के टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। इस टाइप से इस टेबल से तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में। टू कैलकुलेट द क्वाड्रपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में -2j - 1 2j + 2 r² का एवरेज, रेडियस का r² का एवरेज, और r² का जो एवरेज होगा, मीन स्क्वायर रेडियस जो होगी 3/5 R², ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में क्वाड्रपोल मोमेंट। जे की यदि तुम्हें वैल्यू पता है तो तुम क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3/5 r02 a की पावर 2/3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/3 था, r क्या था? r0 a की पावर 1/3। तो ये जो क्वाड्रपोल मोमेंट आ जाएगा -2j - 1 2j + 2 इंटू r² की जगह 3/5 r02 a की पावर 2/3। दिस इज क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्वाड्रपोल मोमेंट होगा हमारे पास में। और j = ½ के लिए, l = 0 के लिए, j = ½ के लिए, s = ½ के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि l = 0 जो शेल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, और स्फेरिकल सिमेट्रिक के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। l ≠ 0 के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा हमारे पास में। दिस इज ऑल अबाउट द शेल मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट से आ सकता है, या स्पिन पैरिटी से आ सकता है। मोस्ट ऑफनली स्पिन पैरिटी से आता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो जरूर तुम्हें गेट में देखने को यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट, दैट इज कलेक्टिव मॉडल। एक ही फॉर्मूला है इसका, सिंपल सा कलेक्टिव मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में दैट इज कलेक्टिव मॉडल, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। कलेक्टिव मॉडल में क्या होगा, बेसिकली जो देखो कलेक्टिव मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शेल मॉडल भी काफ़ी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ कमियां थी, कुछ एरर थी। शेल मॉडल से जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं था, इतना ज़्यादा नियर नहीं था, उसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो कलेक्टिव मॉडल ने उसको रिजोल्व कर दिया। तो कलेक्टिव मॉडल बेसिकली क्या है? कलेक्टिव मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो पेयर्ड होंगे, और एक आधा न्यूट्रॉन या एक आधा प्रोटॉन ऐसा होगा जो अनपेयर्ड होगा। तो ये पेयर्ड वाला न्यूक्लियस है, और यहाँ मान लो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो अंदर वाला पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन पेयर्ड होगा, जिसमें सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर्ड होंगे। उसके जो बाहर की लेयर होगी वो अनपेयर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है, अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है, वो पेयर्ड न्यूक्लियॉन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, पेयर्ड न्यूक्लियॉन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। उनका मोशन होगा, जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स हैं इनका इस न्यूक्लियस के जो पेयर्ड न्यूक्लियॉन, जो कोर न्यूक्लियाई है, इसके साथ में इसका मोशन होगा, जिसको अपने कहेंगे कलेक्टिव मोशन, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है उनकी वजह से, उनके मोशन की वजह से, वो अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, वाइब्रेशन हो सकते हैं, रोटेशन हो सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डिफॉर्मेशन एक क्रिएट होगी। इस डिफॉर्मेशन की वजह से जो क्वाड्रुपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है दैट इज रोटेशनल एनर्जी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बस, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता कलेक्टिव मॉडल। जो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला है कलेक्टिव मॉडल के लिए दैट इज गिवन बाय E इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2I जे प्लस 1। ये हमारे पास में फॉर्मूला। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और J है वो सिर्फ कौन कौन सी J की वैल्यू अलाउड होगी, वो होगी 0 प्लस 2 पॉजिटिव, पैरिटी है पॉजिटिव, ठीक है, 4 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, सिर्फ यही वैल्यू J की अलाउड होगी जिसमें पैरिटी है हमारे पास में पॉजिटिव होगी। तो ये तुम्हें याद रखना है J का फॉर्मूला। इसके लेवल्स ड्रॉ करें। J इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी होगी वो 0 होगी। J इक्वल टू 2 पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी होगी हमारे पास में वो होगी एच कट स्क्वायर ओवर 2I इंटू 6। J इक्वल टू 4 पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी होगी एच कट स्क्वायर अपॉन 2I इंटू 20। तो इस टाइप से ये लेवल होंगे। तो एनर्जी लेवल ड्रॉ कर सकते हैं 0 6 20 इन टर्म्स ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2I। और यहाँ जो ट्रांजिशन होगा वो डेल्टा J इक्वल टू, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा हमारे पास में डेल्टा J इक्वल टू +-2 वाला ट्रांजिशन होगा, क्योंकि 4 से 2 में जंप करेगा, 2 से 0 में जंप करेगा। तो ट्रांजिशन क्या होगा, डेल्टा J इक्वल टू +-2। तो दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव मॉडल। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है कि कौन कौन सी J की वैल्यूज अलाउड होगी और उनकी एनर्जीज क्या होगी। ठीक है, इन पे भी एक तुम्हें PYQ में 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तुम PYQ सॉल्व करोगे, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें यही याद रखना है कलेक्टिव मॉडल। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में दैट इज न्यूक्लियर डीके। पहले तो अपने डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर डीके है क्या, और फिर अपने डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर डीके में किस कौन से टाइप के डीके होते हैं। पहले रेडियो एक्टिविटी अपने डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के क्या क्या फॉर्मूले हैं। फिर अपने डिस्कस करेंगे इसमें अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। बीटा और गामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा में रेंज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बीटा और गामा में ट्रांजिशन रूल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। और रेडियो एक्टिविटी में जो हमारे पास में हाफ लाइफ वगैरह या जो दो सक्सेसिव जो हमारे पास में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन या ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और जो हमारे पास में एक और इक्विलिब्रियम है, वो दोनों इक्विलिब्रियम अपने डिस्कस करेंगे। तो एक तो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, और अल्फा डीके से रेंज पे क्वेश्चन आएगा तो भी, बीटा डीके से ट्रांजिशन रूल पे क्वेश्चन आएगा, गामा डीके से भी ट्रांजिशन जो रूल है गामा डीके, ठीक है, कौन सा अलाउड होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक मोनोपोल अलाउड होगा या डाइपोल अलाउड होगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन कवर करेंगे अपने इसमें, ठीक है, ये टॉपिक अपने कवर करेंगे इनमें, ठीक है।